नमस्कार, आप देख रहे हैं डन न्यूज और मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। भेजा थाना क्षेत्र के बरसाम में अनियंत्रित ट्रैक्टर चालक ने एक बाइक सवार को मारी ठोकर। बाइक सवार की मौके पर हुई मौत, 2 महिला गंभीर रूप से घायल। पंडौल थाना क्षेत्र के बिरौल चौक के समीप तालाब में तैरता हुआ मिला एक अज्ञात युवक का शव। पुलिस की तफ्तीश जारी। बेनीपट्टी के लरैन तालाब के निकट आम के बगीचे से मिला एक अज्ञात युवक का शव, इलाके में सनसनी। रहिका के कपिलेश्वर मंदिर में पॉकेट मारों ने लोगों के लाखों रुपए के जेवरात व मोबाइल पर किया हाथ साफ। जानकारी के बाद भी लापरवाह दिखी पुलिस। बेनीपट्टी में शराब तस्करों का हौसला पहुंचा 7वें आसमान पर। बसैठ पुलिस कैंप के हवलदार को बाइक से किया कुचलने का प्रयास, घायल हवलदार का टूटा एक हाथ। मधुबनी नगर थाना परिसर में थाना दिवस के मौके पर लगाया गया जनता दरबार। जमीनी विवाद से संबंधित 7 मामलों का हुआ निष्पादन। मधवापुर की पुलिस ने विभिन्न जगहों से समकालीन वॉइस ड्राइव अभियान के तहत कई तस्करों को किया गिरफ्तार, भारी मात्रा में की शराब जब्त। गुप्त सूचना के आधार पर राजनगर व पंडौल थाना के गोदामों में की गई छापेमारी। अनुमंडल पदाधिकारी अभिषेक रंजन के नेतृत्व में जब्त किए गए 572 क्विंटल चावल। कलवाही थाना क्षेत्र के पिरसोलिया गांव में 3 माह पूर्व हुए मारपीट के लिए अभी तक नहीं गिरफ्तार किए गए एक भी आरोपी। जानमाल की सुरक्षा के साथ पीड़िता लगा रही गुहार। बिस्फी प्रखंड क्षेत्र के कई गांव में बिजली विभाग ने ऊर्जा चोरी को लेकर की छापेमारी। कई उपभोक्ताओं के विरुद्ध स्थानीय थाना में हुआ प्राथमिकी दर्ज। और मधुबनी जिला में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच ली गई सिपाही भर्ती परीक्षा। 8 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित परीक्षा में 1338 परीक्षार्थी रहे अनुपस्थित। खबरें अब विस्तार से। भेजा थाना क्षेत्र के बरसाम में अहले सुबह एक अनियंत्रित ट्रैक्टर चालक ने एक बाइक सवार को ठोकर मार दी। इस सड़क दुर्घटना में बाइक चालक की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं बाइक पर सवार 2 अन्य महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। दोनों घायल महिलाओं को इलाज के लिए सदर अस्पताल रेफर किया गया है। भेजा थाना क्षेत्र में अहले सुबह अनियंत्रित ट्रैक्टर चालक ने एक बाइक सवार को पीछे से धक्का मारा, जिसके बाद घटनास्थल पर ही बाइक सवार की मौत हो गई। वहीं 2 अन्य महिला की हालत गंभीर बताई जा रही है। दोनों को उपचार के लिए मधुबनी सदर अस्पताल भेज दिया गया है। जानकारी के मुताबिक भेजा थाना क्षेत्र के टेंगराहा निवासी आनंद मुखिया का पुत्र उमेश मुखिया अपनी भाभी ममता देवी व ममता की बहन मिथिलेश देवी को लेकर मधेपुर थाना क्षेत्र के बीरपुर अपनी माता से भेंट कराने लेकर जा रहा था। बरसाम के मंगल महतो के घर के निकट किसी कारण रुका, तभी पीछे से तेज गति व लापरवाही के साथ बालू से लदा ट्रैक्टर लेकर ट्रैक्टर चालक उसी दिशा में जा रहा था। सड़क किनारे बाइक रोककर खड़े उमेश मुखिया के बाइक में ट्रैक्टर चालक ने जोरदार टक्कर दे मारी और इससे उमेश मुखिया की मौत घटनास्थल पर ही हो गई। वहीं दोनों सगी बहनें जो साथ में थी उसे भी रौंदते हुए ट्रैक्टर चालक भागने लगा। इस हादसे में दोनों बहनें गंभीर रूप से जख्मी हो गई। सड़क किनारे घर बनाकर रहने वाले लोग दौड़ पड़े और ट्रैक्टर को आगे से घेर लिया। हालांकि ड्राइवर गाड़ी छोड़कर फरार हो गया। वहीं खबर मिलते ही भेजा के थाना प्रभारी मनोज कुमार घटनास्थल पर पुलिस जवान के साथ पहुंचे और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मधुबनी सदर अस्पताल भेज दिया। वहीं दोनों घायल महिला को गंभीर अवस्था में एम्बुलेंस में मधुबनी उपचार के लिए भेजा गया।
थाना प्रभारी ने कार्रवाई करते हुए मृतक की पत्नी रजिया देवी के बयान पर 2 अज्ञात ट्रैक्टर चालक व उसके मालिक के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करते हुए घटनास्थल से 2 ट्रैक्टर को थाना परिसर खींचकर लाया गया। इसके बाद पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। इधर आक्रोशित ग्रामीणों ने भेजा थाना के सामने कुछ देर के लिए सड़क जाम कर टायर जलाया। हालांकि थाना प्रभारी मनोज कुमार के समझाने पर ग्रामीणों का आक्रोश समाप्त हुआ। सुबह 6 बजे जो है उमेश मुखिया पिता आनंदी मुखिया स्वर्गीय वो अपने भाभी और भाभी की बहन को लेकर के बीरपुर जा रही थी। 7 बजे के समय जो भेजा से जैसे निकले बरसाम के पास 2 ओवरलोड ट्रैक्टर जो आपदा खनन से आती है वहां से बालू लेके जा रही थी। एक दूसरे के ओवरटेक के चक्कर में एक ट्रैक्टर ने क्या किया, उसको बैक पीछे से पहले ठोकर मारा, दूसरे ट्रैक्टर ने क्या किया, उसके शरीर पे सर पे कुचलते हुए आगे निकल गई। तो घटनास्थल पर ही मौत हो गई। हाँ, घटनास्थल पे ही उमेश मुखिया पिता स्वर्गीय आनंदी मुखिया का देहांत हो गया और 2 जो है एक उनकी भौजाई एक उनकी बहन दोनों जो है मधेपुर सदर अस्पताल में भर्ती है। दोनों की क्या स्थिति है? दोनों का नाजुक स्थिति है। उन लोगों का एक का जो है पैर टूट गया है और दोनों अभी जो है बेहोश हैं। दोनों न तो बोल पाती है न कुछ कह पाती है। मधेपुर से नूर मोहम्मद कासमी की रिपोर्ट। पंडौल थाना क्षेत्र के बिरौल चौक के समीप एक तालाब में एक अज्ञात युवक का शव तैरता हुआ पाया गया। खेत में काम करने गए किसानों ने शव को देखा और पुलिस को इसकी सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हालांकि शव की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है, जिसके लिए तफ्तीश जारी है। मधुबनी में तालाब से अज्ञात युवक का शव बरामद हुआ है। यह घटना पंडौल थाना क्षेत्र के बिरौल चौक की बताई गई है। गांव के लोग खेत में काम करने गए थे। इसी दौरान तालाब में तैरता हुआ शव नजर आया। किसानों ने शव को देखकर आसपास के लोगों के साथ पुलिस को सूचना दी और फिर ग्रामीणों के सहयोग से शव को तालाब से निकाला गया। हालांकि अभी तक शव की पहचान नहीं हो सकी है। वहीं घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल मधुबनी भेज दिया है। आगे पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई है। अभी सुबह पता चला है कि जो बिरौल चौक के मुकुंजा पुल पर जो मेरा घर के नजदीक है वहाँ अज्ञात सब बरामद हुआ है। किसी व्यक्ति ने इस सब की अभी तक पहचान नहीं की है। पुलिस को सूचना दी गई है और पुलिस आने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। बेनीपट्टी थाना क्षेत्र के लरैन तालाब के समीप एक आम के बगीचे से एक अज्ञात युवक का शव बरामद हुआ है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। शव की शिनाख्त करने के लिए पुलिस कार्रवाई में जुट गई है। बेनीपट्टी के लरैन तालाब के निकट आम के बगीचे से एक अज्ञात का शव मिला है। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मधुबनी भेज दिया है। बताया जा रहा है कि मृतक का उम्र करीब 50 के आसपास होगा। वहीं पुलिस की माने तो वह शव किसी मानसिक विक्षिप्त व्यक्ति का है जो भीख मांगकर गुजारा कर रहा था। हालांकि एसएचओ सह पुलिस निरीक्षक महेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही उसके मानसिक विक्षिप्त के मौत का खुलासा हो सकेगा। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। रेखा थाना क्षेत्र के कपिलेश्वर मंदिर के परिसर में एक ही दिन में आधा दर्जन से अधिक महिलाओं के जेवर व मोबाइल फोन चोरी कर लिए गए। हालांकि चोरी को लेकर स्थानीय पुलिस को इसकी सूचना भी दी गई, लेकिन मंदिर परिसर में पुलिस के मौजूद रहने के बाद भी पुलिस ने कोई सक्रियता नहीं दिखाई। इधर चोरी गिरोह के सदस्यों के द्वारा जमकर चोरी की गई। आइए आपको दिखाते हैं विस्तार से ये पूरी खबर। रेखा थाना क्षेत्र के कपिलेश्वर मंदिर में आधा दर्जन से अधिक महिलाओं के चेन काटने वाले गिरोह के द्वारा जेवरात काटकर चोरी कर लेने का मामला प्रकाश में आया है। सोने के चेन 1.5 तोला काटने के पीड़ित खजौली प्रखंड निवासी हाजीपुर जिले में एसआई पद पर कार्यरत विनोद झा के पुत्र रविंद्र झा की पत्नी चंदा झा ने बताया कि गुरुवार को 12 बजे दिन के करीब मंदिर में महिलाओं के जाने वाले रास्ते से पूजा करने गई। वहीं पीछे से एक महिला ने साड़ी माथे पर से खींच लिया। इस हरकत को देखकर सतर्क होने की कोशिश की तो पीछे से महिलाओं ने धक्का देकर गर्दन से चेन काटकर खींच लिया।
पूजा करने के लिए एसआई भी पत्नी के साथ कपिलेश्वर मंदिर गए थे। इस घटना से पीड़ित महिला ने ड्यूटी पर तैनात महिला पुलिस व रहिका थाना के एएसआई मुकेश कुमार को बताया कि महिला पॉकेटमार मंदिर के अंदर ही है। मंदिर का गेट बंद कर चोरी की गई सोने का चेन का खोजबीन किया जा सकता है। स्वयं दरोगा ने पुलिस को बताया कि 2 अन्य महिला को भी सोने का मंगलसूत्र गर्दन से खींचने की जानकारी पुलिस को दी गई, लेकिन पुलिस ने तत्परता नहीं दिखाई। महिला पुलिस भी महिलाओं को कतार में लगाने का कार्य छोड़कर कुर्सी पर बैठकर मोबाइल पर चैटिंग करने में मशगूल रही। वहीं मंदिर में एक पंडा का कीमती मोबाइल उसी वक्त चोरी हो गया। पीड़ित पंडा ने बताया कि 1 दर्जन से अधिक लोगों के रुपए व मोबाइल को पर पॉकेटमार ने हाथ साफ किया है। इस बाबत थानाध्यक्ष अरुण कुमार ने बताया कि जेवरात काटने की जानकारी कुछ लोगों के द्वारा प्राप्त की गई है। मामले की जांच कर चेन कटवा गिरोह के पकड़ने की कार्रवाई की जा रही है। हालांकि लोगों ने बताया कि माइक पर चोरी की घटना से बचने के लिए आगाह किया जा रहा था। पीड़ित लोग अचंभित हैं कि इतने सारे पुलिस के रहते हुए इतनी बड़ी चोरी की घटना कैसे हुई और पुलिस को जानकारी देने के बाद भी पुलिस ने कोई तत्परता नहीं दिखाई। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। एक और जहां शराब तस्करी पर लगाम लगाने के लिए सरकार से लेकर प्रशासन तक बेहद सख्त दिखाई दे रही है, वहीं दूसरी ओर बेनीपट्टी में शराब तस्करों का मनोबल 7वें आसमान पर पहुंचा है। एक ही रात में पहले शराब तस्कर बाइक पर 2 बोरी शराब लादकर जा रहे थे, जिसे पुलिस के द्वारा रोका गया। उसके बाद शराब तस्करों ने उसका विरोध करते हुए बसैठ पुलिस कैंप के हवलदार के ऊपर गाड़ी चला दी। इस मौके में हवलदार बुरी तरह घायल हो गए, उनका एक हाथ भी टूट गया। वहीं इस दौरान शराब तस्कर मौके से फरार हो गया, लेकिन गाड़ी और शराब जब्त कर ली गई। वहीं इस घटना की सूचना तुरंत ही पुलिस को दी गई, लेकिन बेनीपट्टी पुलिस सूचना पाने के बावजूद मौके पर नहीं पहुंची और एक ही रात में 2 अलग अलग जगह से शराब तस्करी की खबर सामने आई। हालांकि अभी सोशल मीडिया पर सक्रियता के कारण पुलिस के नहीं पहुंचने पर यह खबर तेजी से वायरल हो रही है। आइए आपको दिखाते हैं विस्तार से ये पूरी खबर। बेनीपट्टी अनुमंडल प्रक्षेत्र में तमाम सख्तियों के बावजूद इन दिनों शराब तस्करों का मनोबल 7वें आसमान पर पहुंच चुका है। तस्करी के दौरान पकड़ने या रोकने के दौरान तस्कर न केवल अपनी जान की चिंता करते हैं, बल्कि पुलिस कर्मियों से भी निपट लेने की हर संभव कोशिश करने से बाज नहीं आते। ताजा मामला बेनीपट्टी थाना के बसैठ का है, जहां शुक्रवार की रात करीब 9 बजे के आसपास तस्कर एक बाइक पर 2 बोरे में रखे शराब को लादकर तेज गति से साहर घाट से बसैठ की ओर जा रहा था। जहां बसैठ स्थित बासुकी नाथ झा के घर के समीप अचानक एक ट्रक के टकरा जाने के कारण बाइक चालक का संतुलन बिगड़ गया और शराब भरा बोरा नीचे सड़क पर जा गिरा। सड़क पर गिरते ही बोरे से शराब की बोतलें भर-भरा कर बाहर निकलने लगी। इसी क्रम में वहां दर्जनों स्थानीय लोग पहुंच गए। स्थानीय लोगों को आते देख तस्कर शराब का बोरा छोड़कर अपनी बाइक लेकर भाग निकला। इसके बाद ग्रामीणों ने उस घटना की जानकारी पास के पुलिस कैंप को दी। कैंप से हवलदार राजकिशोर ठाकुर, सिपाही मोहम्मद बारिश और राम वृक्ष राम के साथ घटनास्थल पर पहुंच शराब को अपने कब्जे में लिया और बेनीपट्टी थाना पुलिस को घटना की सूचना दी। इस आशा में खड़े होकर निगरानी करने लगे कि थाना पुलिस गश्ती टीम आकर बिखरे पड़े शराब को थाना ले जाएगी। इसके 3 घंटे बाद रात के करीब 12 बजे फिर एक तस्कर बाइक पर 2 बोरा शराब रख उसी दिशा से तेज रफ्तार से आया, जिसे रोकने के लिए हवलदार राजकिशोर ठाकुर ने टॉर्च जलाकर इशारा किया तो बाइक चला रहे तस्कर ने अपनी बाइक हवलदार के सिर पर चढ़ा दी। वह हवलदार मौके पर घायल होकर गिर पड़ा और उसका एक हाथ भी टूट गया। लेकिन इसी क्रम में बाइक और शराब के बोरे सड़क पर गिर गए। इधर जब तक हवलदार के साथ रहे अन्य पुलिसकर्मी घायल हवलदार को उठाते, तब तक तस्कर बाइक और शराब को छोड़कर पैदल ही भाग निकला और एक बार फिर ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई। इस बार घटना की सूचना बेनीपट्टी के एसडीपीओ और थाना पुलिस को दी गई, लेकिन सूचना मिलने के 2.5 घंटे बाद तक भी ना तो एसडीपीओ और ना ही थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। घायल हवलदार को इलाज के लिए बेनीपट्टी पीएचसी लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार कर बेहतर इलाज के लिए
सदर अस्पताल मधुबनी रेफर कर दिया गया। इधर आकर चारों बोरे शराब और बाइक को पुलिस ले गई। उसके बाद सुबह में जानकारी लेने एसएचओ खुद कैंप पर पहुंचे। सुबह होते ही घायल हवलदार और कैंप के जवानों का आप बीती वाला वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। वह भी इसलिए कि पुलिस को वक्त पर सूचना मिलने के बाद भी पुलिस समय से घटनास्थल पर नहीं पहुंचती है। हालांकि इस बाबत पुलिस निरीक्षक एसएचओ महेंद्र कुमार सिंह ने कहा है कि पिछले 3 दिनों से अनाज भरे ट्रक लूट मामले के खुलासे में जुटे रहने और दूसरे स्थानों पर छापेमारी करने की व्यस्तता के कारण त्वरित बसैठ नहीं पहुंचा जा सका। लेकिन पुलिस शराब तस्करी पर रोक के लिए संजीदा है। सीसीटीवी कैमरा भी नहीं काम कर रहा है। कल रात में जो घटना हुआ उसके बारे में बताइए, कैसे कैसे हुआ? रात में जो घटना हुआ तो दारू वाला गाड़ी लेकर के पास कर रहा था जी। आगे आगे जो है हाँ। तो गाड़ी सब था, पीछे ट्रक था। हाँ। तो वहाँ पर बासी जी के घर के नजदीक टकराया। टकरा गया तो 2 बोरी गिर गया वहाँ पर। तो वो लोग तो भाग गया और दारू रह गया। उसके बाद में हम लोग को आया कहने के लिए। तो कहने के लिए आया तो उन लोगों के कहने के मुताबिक हम लोग पहुँचे वहाँ। तो वहाँ जो पहुँचे तो हम लोग वहाँ पर खड़े थे साइड में। तो दारू का बोरी वहीं पर रखा हुआ था। तो वहाँ पर पीछे से फिर लगभग रखिए 1-2 घंटा के बाद 1 घंटा के बाद रखिए जो बैग लेकर के 2 आदमी से आया। उस पर भी दारू था? उस पर भी दारू था। तो वहाँ पर जो आया ना तो पब्लिक सब चौतरफ से जो था तो करने लगा, हल्ला करने लगा। बस वो क्या किया था, जमदार साहब जिधर से खड़े थे उधरे से कटा करके उन्हीं को मारा ठोकर। आगे जाकर के थोड़ा दूर आगे जाकर के गाड़ी गिरा। वो लोग तो भाग गया। हम लोग जो है सो इनको जो चोट लग गया था इसके में लग गए। सब फिरार हो गया। उसके बाद थाना को फोन किए हम लोग। तो थाना आया तो 4 बोरी हो गया। 2 बोरी पहले था, 2 बोरी बाद में हो गया। आप यहाँ कैंप, पुलिस कैंप में आप किस पोस्ट पर हैं? हम लोग गिरी रक्षक हैं। ओ, गिरी रक्षक हैं। हाँ। कै आदमी है यहाँ कैंप पर? 4 आदमी। 4 आदमी है। हाँ। पल्सर गाड़ी पकड़ाया? हाँ। कितना देर के बाद थाना प्रशासन के लोग आए? आप लोग के इन्फॉर्मेशन करने के कितने देर के बाद आया प्रशासन? समझिए जो 2.5-3 घंटा के बाद आया। बसैठा कैंप में आप रहते हैं? हाँ। ठीक। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। शनिवार को मधुबनी नगर थाना परिसर में थाना दिवस के अवसर पर जनता दरबार लगाया गया। इस दौरान जमीनी विवाद से संबंधित 7 मामलों का मौके पर निष्पादन किया गया। थाना दिवस के मौके पर शनिवार को मधुबनी नगर थाना परिसर में जमीनी विवाद के निपटारे को लेकर कैंप का आयोजन किया गया। इस दौरान 13 मार्च शनिवार को कुल 7 मामलों का निष्पादन किया गया। इस संबंध में जानकारी देते हुए अंचलाधिकारी राम प्रकाश प्रसाद ने बताया कि हर शनिवार को प्रत्येक थाना पर जमीनी मामलों के निष्पादन को लेकर कैंप का आयोजन किया जाता है। अंचलाधिकारी ने बताया कि मामले के निष्पादन में तेजी लाने को लेकर कैंप के माध्यम से आदेश तो किया जाता है, लेकिन पुलिस कार्रवाई में विलंब होने से कार्य के निष्पादन में देरी होती है। आज दिनांक 13/3/2021 को थाना दिवस के मौके पे आज टाउन थाना पे 3 मामलों का निष्पादन किया गया। जो फरियादी आए, शेष फरियादी लोगों को नोटिस दी गई, अभी तक उपस्थित नहीं हुए। उपस्थित होने पे उनकी ही फरियादी लोगों का आज मामला का निष्पादन किया जाएगा। लेकिन यहाँ अभी तक कोई थाना प्रभारी अभी तक उपस्थित नहीं हो सके। उपस्थित होने हेतु उनको सूचना दी गई।
मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधवापुर की पुलिस शराब तस्करी को लेकर काफी सक्रिय दिख रही है। सुरक्षा कर्मियों ने पिरौखर में एक होटल में छापेमारी कर वहां के सेल्समैन को 20 बोतल शराब के साथ गिरफ्तार कर लिया, जबकि होटल मालिक कमलेश शाह मौके से फरार हो गया। यह कार्रवाई मधवापुर की पुलिस ने एस ड्राइव अभियान के तहत की। गिरफ्तार आरोपी का नाम रमन शाह है। पुलिस ने फरार और गिरफ्तार दोनों आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। जाबत थानाध्यक्ष गया सिंह ने बताया कि पकड़े गए आरोपी को न्यायिक हिरासत में मधुबनी भेज दिया गया है। इधर बिहारी गांव से सुरक्षा कर्मियों ने शराब ले जा रहे एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई मधवापुर पुलिस ने समकालीन अभियान के तहत की। आरोपी का नाम दिनेश झा है। पुलिस ने उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। जाबत थानाध्यक्ष गया सिंह ने बताया कि पकड़े गए आरोपी को बिहारी गांव से आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। वहीं बलबा गांव से सुरक्षा कर्मियों ने बाइक पर लदी 150 बोतल शराब छोड़कर फरार होने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। यह कार्रवाई एस ड्राइव अभियान के तहत मधवापुर की पुलिस ने की। पकड़े गए आरोपी का नाम राम प्रवेश मंडल है। वह दिसंबर 2020 में पुलिस को आते देखकर शराब की खेप लदी बाइक को छोड़कर फरार हो गया था। पुलिस उसके खिलाफ उसी समय एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई शुरू की थी और उसे उसी समय से तलाश किया जा रहा था। हालांकि गुप्त सूचना के बाद एस ड्राइव अभियान पर उसे गिरफ्तार कर लिया गया। इस बाबत भी थानाध्यक्ष गया सिंह ने बताया कि पकड़े गए आरोपी को न्यायिक हिरासत में मधुबनी भेज दिया गया है। उन्होंने बताया कि शराब तस्करी के खिलाफ पुलिस बेहद ही सक्रिय है। किसी भी तस्करों को बख्शा नहीं जाएगा। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ के डिजाइनर कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार फैंसी बनारसी प्योर सिल्क सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधु। होटल गोकुल राज। शहर के भीड़ भाड़ से दूर शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल होटल गोकुल राज। 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज वार्ड नंबर 1, मधुबनी। कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी। यहाँ उपलब्ध है सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी, दीवारों और प्लास्टर को बकरी जकर के सकरनी प्लास्टर बॉन्ड, अद्वितीय उत्पाद जिसे जर्मन टेक्नोलॉजी के सहायता से किया गया है तैयार। किसी प्रकार के हैकिंग की आवश्यकता नहीं, सतह के साथ डुअल बॉन्डिंग,
ज्यादा कवरेज, प्रयोग के बाद रंगीन होने के कारण प्रयोग किए हुए सतह का पता चलता है। पानी और नमी को रोकने की क्षमता रखता है। समय कम लगता है, यानी पैसे की बचत। कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर को कोई नुकसान नहीं। सामान्य तापमान में 9 महीने तक बंद पैकिंग में ठीक रहता है। 5, 10 और 20 किलो पैकिंग में उपलब्ध। सकरनी, वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट, पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी, कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहा पट्टी, मधुबनी। अब आपके शहर मधुबनी में भी खुल गया मान्यवर का शोरूम। तो अब शादी विवाह जैसी किसी भी आयोजन के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। अपने ही शहर में आपको मिल रहा है बच्चों से लेकर बड़ों तक का शेरवानी, कुर्ता पायजामा और सभी वेडिंग कलेक्शन। तो देर न करें और जल्द पहुंचे। हमारा पता है मान्यवर शोरूम, शंकर चौक, मधुबनी। पता याद रखें, मान्यवर शोरूम, शंकर चौक, मधुबनी। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक, राजनगर बाजार। मधुबनी के सदर अनुमंडल पदाधिकारी अभिषेक रंजन के नेतृत्व में गुप्त सूचना के आधार पर राजनगर व पंडौल में कई गोदामों पर छापेमारी की गई और इस दौरान पीडीएस के 572 क्विंटल चावल बरामद किए गए हैं। संबंधित लोगों पर प्राथमिकी दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया गया है। आइए आपको दिखाते हैं विस्तार से ये पूरी खबर। राजनगर के प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी रहिका एवं पंडौल व राजनगर के थानाध्यक्ष के साथ स्थानीय थाना क्षेत्र अंतर्गत राजनगर गंज स्थित मां काली धर्मकांटा के सामने स्थित खाद्यान्न गोदाम व भूतनाथ रोड स्थित अनाज गोदामों पर छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान उन दोनों गोदामों से भारी मात्रा में पीडीएस का चावल जब्त किया गया। साथ ही एसडीओ सदर ने छापेमारी राजनगर गंज निवासी सिंटू साह व भूतनाथ रोड स्थित संजय साहू के गोदाम पर की गई छापेमारी के दौरान उन दोनों गोदामों से कुल मिलाकर 572 क्विंटल जन वितरण प्रणाली का चावल, इलेक्ट्रॉनिक तराजू, जूट व प्लास्टिक की बोरियां, सुतली व सुआ बरामद किया गया। इस बाबत राजनगर थाना में प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी राजनगर ललन कुमार चौधरी के आवेदन पर 2 प्राथमिकी दर्ज की है।
दर्ज प्राथमिकी के अनुसार संजय साहू के गोदाम से 451 क्विंटल व पिंटू साह के गोदाम से 121 क्विंटल चावल जब्त किया गया है। संजय साहू के गोदाम से जब्त चावल स्थानीय एसएफसी गोदाम प्रबंधक रोहित कुमार को तथा पिंटू साह के गोदाम से बरामद चावल पीडीएस डीलर कांवर राय को जिम्मेनामा पर सौंप दिया गया है। इस मामले के बाबत थाना में एमओ ललन चौधरी के बयान पर कांड अंकित किया गया है। छापेमारी में एसडीओ सदर अभिषेक रंजन, थानाध्यक्ष अमृत कुमार साह, एमओ ललन चौधरी तथा पंडौल व रहिका के एमओ भी शामिल रहे। गौरतलब है कि पूर्व में भी सिंटू साह के गोदाम से अवैध चावल बरामद किया गया था। गोदाम में चावल खरीद बिक्री किए जाने की कोई कागजात अभी तक बरामद नहीं हुई है। बोले राजनगर से सुजीत गुप्ता की रिपोर्ट। कलवाही थाना क्षेत्र के पिरसोलिया गांव की समुद्री देवी ने बीते 3 माह पूर्व कलवाही थाना में मारपीट को लेकर कई लोगों पर प्राथमिकी दर्ज कराई थी, लेकिन प्राथमिकी दर्ज होने के 3 माह बाद भी एक भी आरोपी की अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है और आरोपी बेखौफ घूम रहे हैं। इधर पीड़िता के जान माल को खतरा है, इस बात का आवेदन लेकर पीड़िता ने मधुबनी के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर सत्यप्रकाश को एक आवेदन दिया है। कलवाही थाना क्षेत्र के गांव पिरसोलिया निवासी समुद्री देवी ने अपने ही गांव के लोगों पर मारपीट करने की प्राथमिकी 3 माह पूर्व कलवाही थाना में दर्ज कराई थी, लेकिन आरोपी अभी तक बेखौफ घूम रहा है। पीड़ित महिला समुद्री देवी ने बताया कि नवंबर माह के 27 तारीख को उनके घर के बगल के पटीदार सुबह के 7 बजे अखिल देव यादव, राजदेव यादव, राजेश यादव, सुरेंद्र यादव, कारी यादव सहित उनकी घर की महिलाओं ने मिलकर पीड़ित के जमीन पर दीवार खड़ा कर रहे थे। पीड़ित समुद्री देवी ने निजी जमीन पर दीवार देने से मना किया तो सभी लोग गाली गलौज करते हुए लाठी डंडे से मारपीट कर उसे बुरी तरह घायल कर दिया। उसी क्रम में राजदेव यादव ने महिला के साथ अभद्रता करने की भी कोशिश की। पीड़ित ने अपने लिखित आवेदन में बताया है कि गले से 1 भर का सोने का चेन और 52,000 राशि भी छीन ली। पीड़ित समुद्री देवी को बचाने उनकी भाभी ललिता आई तो उसे के साथ भी मारपीट किया गया और उस मारपीट का साक्ष्य भी पीड़िता के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। अनुसंधानकर्ता को दिया गया हुआ है कि इससे पूर्व में भी कई बार अभियुक्त के द्वारा पीड़िता व पीड़िता के परिवार के लोगों के साथ मारपीट किया गया था। अभियुक्त लोग दबंग प्रवृत्ति के हैं। पीड़िता समुद्री देवी ने बताया कि प्राथमिकी के संज्ञान में कांड के अनुसंधानकर्ता को पुलिस निरीक्षक खजौली के द्वारा आदेश भी प्राप्त किया गया था कि अभियुक्त को गिरफ्तार किया जाए, लेकिन अनुसंधानकर्ता के द्वारा अभी तक अभियुक्त को गिरफ्तार नहीं किया गया है और वह बेखौफ घूम रहा है, जिसके आलोक में पीड़ित परिवार ने मधुबनी के पुलिस अधीक्षक को एक लिखित आवेदन देकर अभियुक्त से जान माल की सुरक्षा की गुहार लगाई है। वहीं मधुबनी के पुलिस अधीक्षक ने पुलिस निरीक्षक खजौली को सख्त निर्देश देते हुए कहा है कि मामले का जल्द से निपटारा कर कानूनी कार्रवाई करते हुए अभियुक्त को गिरफ्तार किया जाए। कलवाही के थानाध्यक्ष राजकुमार मंडल ने इस बाबत बताया कि अनुसंधानकर्ता रविशेखर तुलित के द्वारा अनुसंधान जारी है, कार्रवाई की जाएगी। इसमें अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुआ है। जी नहीं, गिरफ्तारी नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ? सर 3 महीना पहले हमारे परिवार के साथ मारपीट किया था। हमारे पड़ोस के ही रहने वाले कारी यादव, सुरेंद्र यादव और उनके जो भी अन्य परिवार के महिलाएं थी वो सब मिलकर के बुरी तरह से मारपीट घिसेट करके किया गया है, मतलब निर्वस्त्र करके मारा गया है। और उसका कुछ ग्रामीण लोगों ने वीडियो क्लिप भी बनाया है, जो हम अपना पुलिस निरीक्षक साहब, इंस्पेक्टर साहब के पास में दिखाए तो उन्होंने जो भी आदेश दिया कलवाही थाना को कि उनको गिरफ्तार किया जाए, परंतु राजकिशोर शेखर जी जो हमारे पुलिस जी जो आईओ है वो अभी तक उनको गिरफ्तार नहीं किया है और वो बेखौफ घूम रहा है। और फिर एक घटना 12 हमारे जो गवाह है उनके लड़की के साथ में मारपीट किया गया, जिससे सर भी थोड़ा फूट गया है। अभी हमारे साथ बहुत अन्याय हो रहा है और हमने इसके विरोध में एक एप्लीकेशन भी दिए हैं थाना में भी कल, और इससे पहले जो पुरानी केस है 171/20 उसके विषय में हमने एप्लीकेशन भी लगाया है। अपना एसपी साहब के पास में 2 बार गए हैं, उन्होंने भी आदेश दिया था कि उनको गिरफ्तार किया जाए, लेकिन अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ है वो लोग। आपके केस के आईओ कौन है?
तुलित जी है, राजशेखर तुलित। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम रासलाल यादव, घर पुरसोलिया। कलवाही से सरमोद लाल दास की रिपोर्ट। विद्युत विभाग ने बिस्फी प्रखंड क्षेत्र के कई गांवों में विद्युत ऊर्जा चोरी मामले को लेकर छापेमारी की। इस दौरान कई लोगों को विद्युत ऊर्जा चोरी के मामले में उनके ऊपर प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। बिजली विभाग द्वारा ऊर्जा चोरी करने वालों के विरुद्ध बिस्फी प्रखंड क्षेत्र के कई गांवों में सघन छापेमारी कर विभिन्न उपभोक्ताओं के विरुद्ध स्थानीय थाना में प्राथमिकी दर्ज कराया गया है। गुप्त सूचना के आधार पर पुनिंद कुमार सिंह सहायक विद्युत अभियंता बेनीपट्टी, चितरंजन कुमार कनिया विद्युत अभियंता सिमरी, कनिया अभियंता बिस्फी भोला ठाकुर व विभागीय लाइनमैन संपूर्णानंद मोहम्मद अफरोज मानव बल की उपस्थिति में विद्युत ऊर्जा चोरी कर रहे उपभोक्ताओं के विरुद्ध छापेमारी अभियान चलाया गया, जिसमें विद्युत संबंधी बकाया राशि जमा नहीं करने वालों को विद्युत संबंधी अस्थायी रूप से काट दिया गया। वहीं बिना बकाये राशि जमा किए व आरसी-डीसी कटाए व्यक्तियों के द्वारा विभव तार से टोका लाकर अवैध रूप से विद्युत का उपयोग कर रहे लोगों पर जुर्माना भी लगाया गया, जिसमें दूल्हा गांव निवासी विष्णु कुमार झा पर 1 लाख से अधिक रुपए, वहीं चहुटा गांव निवासी पूनम देवी पर 17,000 से अधिक रुपए, माधोपुर गांव निवासी उत्तम लाल यादव पर 17,000 से अधिक राशि का जुर्माना लगाया गया। इस मौके पर कनिया अभियंता सिमरी, चितरंजन कुमार व कनिया अभियंता बिस्फी भोला ठाकुर ने बताया कि सभी उपभोक्ताओं पर दोषी पाए जाने के बाद भारतीय विद्युत अधिनियम धारा के तहत स्थानीय थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई है। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। रविवार को मधुबनी जिला के 8 परीक्षा केंद्रों पर सिपाही भर्ती परीक्षा का आयोजन हुआ। यह परीक्षा कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच कोरोना के गाइडलाइन का पालन करते हुए शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न हुआ। वहीं 8 परीक्षा केंद्रों पर कुल 1338 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे। मधुबनी जिले के विभिन्न परीक्षा केंद्र पर रविवार को 2 पाली में सिपाही भर्ती परीक्षा आयोजित की गई। कोविड-19 के मानकों को ध्यान में रखकर सभी परीक्षार्थियों को केंद्र पर प्रवेश दिया गया। सघन तलाशी के बाद प्रवेश पत्र एवं पहचान पत्र की मिलान के बाद ही कक्ष में प्रवेश दिया गया। इस परीक्षा में कुल 1338 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे। इस दौरान सभी 8 परीक्षा केंद्र पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। वॉटसन स्कूल में प्रथम पाली में 480 परीक्षार्थी में 60 व द्वितीय पाली में 480 परीक्षार्थी में 66 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे। आरके कॉलेज, जेएन कॉलेज, डीएनवाई कॉलेज, रीजनल सेकेंडरी स्कूल, इंडियन पब्लिक स्कूल, पोल स्टार, वॉटसन स्कूल व उच्च विद्यालय रामपट्टी को परीक्षा केंद्र बनाया गया था। सिपाही भर्ती की अगली परीक्षा 21 मार्च को मधुबनी जिले के 9 परीक्षा केंद्र पर आयोजित की जाएगी। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग पटना के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी अशोक कुमार सिन्हा राजनगर प्रखंड के भगवानपुर पहुंचे। यहां भव्य तरीके से उनका स्वागत किया गया। राजनगर प्रखंड अंतर्गत हबीबुल्ला खादी ग्रामोद्योग के प्रांगण में बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग पटना के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी अशोक कुमार सिन्हा भगवानपुर पहुंचे, जहां हबीबुल्ला संस्थान के सचिव राजिक ने खादी अंग वस्त्रों से उनका भव्य स्वागत किया और गांधी प्रतिमा पर खादी से बने सूत से माल्यार्पण किया। साथ ही मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी ने बुनकरों और जिले में चल रहे खादी संस्थाओं की समस्याओं को सुना और सरकार द्वारा चलाए जा रहे नई योजनाओं जैसे बुनकर सम्मान योजना, जिसके तहत उत्कृष्ट बुनकरों प्रोत्साहन के रूप में 10,000 की राशि दी जाएगी, खादी निधि योजना जिसके तहत सभी सूत कताई, बुनाई, कटाई वर्करों को 10,000 प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इन सभी के बारे में विस्तार से बुनकरों एवं संस्था के अध्यक्षों को बताया। वह हबीबुल्ला खादी ग्रामोद्योग में चल रहे कार्यों का निरीक्षण किया। बिहार में सरकार के द्वारा विभिन्न जिलों में सीएसपी केंद्र खोलने की योजना है, जिसके तहत मधुबनी जिले में हबीबुल्ला खादी संस्थान को चुना है। संस्थानों के द्वारा जमीन अनुदान पर भूमि दिया गया, जिसका निरीक्षण मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी ने की
और मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि सीएसपी केंद्र खोलने से बेरोजगार युवकों को कामगारों व रोजगार मुहैया कराए जाएंगे। इस तरह का पहल सरकार ने किया है। हम लोग नियमित आप लोगों से मिलते रहेंगे और आप लोग की समस्याओं को जानने का प्रयास करेंगे। पहले जो भी कुछ कमी रही, हम काम करने में विश्वास करते हैं, इसलिए हमारी कोशिश होगी कि आने वाले समय में काम करके अगली बार आवे तो आपको कुछ दिखाई दे कि हमने जो कहा उसको अमल पर लाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग हमारे सम्मान में, हमारे स्वागत में यहाँ आए, हम आभारी हैं आप लोगों के लिए। और जो आयोजन रजीक अंसारी जी ने किया, उनके प्रति भी शुक्रगुजार हैं। आप सभी को एक बार फिर पुनः मेरे तरफ से प्रणाम और आभार। बहुत बहुत धन्यवाद। बोले राजनगर से सुजीत गुप्ता की रिपोर्ट। एक और जहां सरकार के द्वारा जल स्रोत को बढ़ाने के लिए हर रोज कुछ न कुछ नई पहल की जा रही है, वहीं दूसरी ओर अंधराठारी प्रखंड के कर्णपुर पंचायत से एक ऐसा मामला सामने आया है जहां लोगों के द्वारा स्थानीय तालाब की भराई की जा रही है। वहीं इस मामले को लेकर एमएसयू के दीपक मिश्रा के नेतृत्व में एक आवेदन सौंपा गया है और इस मामले पर कार्रवाई की मांग की गई है। सरकार के द्वारा जहां एक ओर जल स्रोत को बढ़ाने के लिए कई तरह की पहल की जा रही है, वहीं दूसरी ओर कई लोगों के द्वारा तालाब को भराई कर जल स्रोत समाप्त किया जा रहा है। ऐसा ही एक मामला अंधराठारी प्रखंड के कर्णपुर पंचायत का सामने आया है, जहां गांव के सार्वजनिक तालाब को जबरन भराया जा रहा है। इस बाबत आक्रोशित ग्रामीणों में बेहद आक्रोश व्याप्त है। शनिवार को इस संबंध में एमएसयू के दीपक मिश्रा के नेतृत्व में एक टीम सीईओ को आवेदन देकर उस लोगों पर कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा कि अगर जल्द ही भरने से नहीं रोका गया तो उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। इस मौके पर मेहर ठाकुर मौजूद थे। हम मिथिला स्टूडेंट यूनियन मिथिला के क्षेत्र के लिए हर समय संघर्षरत रहते हैं। इसी समय हमारे अंधराठारी प्रखंड के महरेल पंचायत में और कर्णपुर पंचायत के सीमा पे एक मामला आया है, जहाँ पे भूमाफियाओं के द्वारा एक सामाजिक पोखर को भरा जा रहा था, तो अतिक्रमण किया जा रहा था। इसी बीच में हम लोगों ने अंचलाधिकारी सीओ साहब को सूचित करते हुए एक आवेदन दिया था कि पोखर के कार्य को, जो भी मिट्टी भरा का कार्य चल रहा है, उसको रोकिए। लेकिन आवेदन के 10 दिन बीत जाने के बावजूद भी सीओ साहब द्वारा कोई कार्रवाई नहीं किया गया था। इसी के लेके अवलोकन में हम लोग आज फिर सीओ साहब के पास आए थे, यहाँ पे बैठक किए हैं, उनसे मीटिंग किए हैं। उनको ये सूचित करते हुए कहा है कि जल्द से जल्द भूमाफियाओं पे कार्रवाई करे, नहीं तो हम मिथिला स्टूडेंट यूनियन संघर्षरत हैं और जरनमत तरीका से आंदोलन करेंगे। तो क्या यहाँ इस पर सीओ साहब ने क्या आपको? सीओ साहब ने अभी थाना को यहाँ पे नियुक्ति किए हैं, वहाँ पे कर्मचारी जाके अमीन के साथ में वहाँ पे जमीन को एकीकरण करने का काम किए हैं। वो पोखर पूर्ण रूप से बिहार सरकार का है और रहेगा, सामाजिक पोखर है। पोखर जब आधा भर चुका है, लेकिन हम लोग ग्रामीणों के साथ मिलकर उनको जीर्णोद्धार करवाने का काम करेंगे। किस वार्ड संख्या में है? मतलब कर्णपुर पंचायत के 2 वार्ड में है। दीपक कुमार मिश्रा, संगठन मंत्री झंझारपुर, एमएसयू। अंधराठारी से बिंदेश्वर चौधरी की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक ब्रेक के बाद, आप बने रहिए हमारे साथ। शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड। शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड, यहाँ आपको मिलेगा हर तरह का इलेक्ट्रॉनिक होम अप्लायंसेज। जी हाँ, घर के जरूरत और ऐशो आराम के सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण यहाँ उपलब्ध हैं। उचित मूल्य के साथ विभिन्न कंपनियों के सामानों के लिए डीजी वर्ल्ड देता है आपको विश्वसनीयता की पूरी गारंटी। वर्लपूल, गोदरेज, एलजी, सैमसंग, सैमसुई, वीडियोकॉन सहित कई और कंपनियों के सामान उचित मूल्य पर प्राप्त करें। इतना ही नहीं, एसी, एलईडी, कूलर, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, त्रिवेणी अलमीरा, चिमनी, लैपटॉप और मोबाइल के लिए आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। तो आइए शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड और अपने मनपसंद सामानों की खरीदारी कर अपने घर ले आइए। पता याद रखें, शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड, हेड पोस्ट ऑफिस रोड, मधुबनी। यहाँ सभी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज में 0% के इंटरेस्ट पर बजाज फाइनेंस के द्वारा ईएमआई पर खरीदारी की सुविधा उपलब्ध है। टेक्स्ट बुक प्रेजेंट्स टेक्स्ट बुक पास फॉर ऑल गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट्स। सो चाहे आप ऑनलाइन कोर्सेज की हेल्प से अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना चाहते हैं या ऑनलाइन मॉक टेस्ट से प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो टेक्स्ट बुक पास इज फॉर यू।
Textbook Pass offers complete preparation with 3500 plus mock tests, 100 plus online courses for over 100 plus exams. And to improve your speed, accuracy and faster learning, you will also get 500 plus tips and tricks videos, 30 plus test attempt strategy sessions, 1000 plus practice sets and quizzes, 500 plus PDF study notes. Textbook Pass is your full pass for complete preparation for all your exams. Till now, 37,000 plus students got selected using Textbook. You could be next. So to achieve your goal, kickstart your complete preparation with Textbook Pass. ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले नजरें एक बार हेडलाइंस पर। भेजा थाना क्षेत्र के बरसाम में एक अनियंत्रित ट्रैक्टर चालक ने एक बाइक सवार को मारी ठोकर। बाइक सवार की मौके पर हुई मौत, 2 महिला गंभीर रूप से घायल। पंडौल थाना क्षेत्र के बिरौल चौक के समीप तालाब में तैरता हुआ मिला एक अज्ञात युवक का शव। पुलिस की तफ्तीश जारी। बेनीपट्टी के लरैन तालाब के निकट आम के बगीचे से मिला एक अज्ञात युवक का शव, इलाके में सनसनी। रहिका के कपिलेश्वर मंदिर में पॉकेट मारों ने लोगों के लाखों रुपए के जेवरात व मोबाइल पर किया हाथ साफ। जानकारी के बाद भी लापरवाह दिखी पुलिस। बेनीपट्टी में शराब तस्करों का हौसला पहुंचा 7वें आसमान पर। बसैठ पुलिस कैंप के हवलदार को बाइक से किया कुचलने का प्रयास, घायल हवलदार का टूटा एक हाथ। मधुबनी नगर थाना परिसर में थाना दिवस के मौके पर लगाया गया जनता दरबार। जमीनी विवाद से संबंधित 7 मामलों का हुआ निष्पादन। मधवापुर की पुलिस ने विभिन्न जगहों से समकालीन वॉइस ड्राइव अभियान के तहत कई तस्करों को किया गिरफ्तार। भारी मात्रा में की शराब जब्त। गुप्त सूचना के आधार पर राजनगर व पंडौल थाना के गोदामों में की गई छापेमारी। अनुमंडल पदाधिकारी अभिषेक रंजन के नेतृत्व में जब्त किए गए 572 क्विंटल चावल। कलवाही थाना क्षेत्र के पिरसोलिया गांव में 3 माह पूर्व हुए मारपीट के लिए अभी तक नहीं गिरफ्तार किए गए एक भी आरोपी। जानमाल की सुरक्षा के साथ पीड़िता लगा रही गुहार। बिस्फी प्रखंड क्षेत्र के कई गांव में बिजली विभाग ने ऊर्जा चोरी को लेकर की छापेमारी। कई उपभोक्ताओं के विरुद्ध स्थानीय थाना में हुआ प्राथमिकी दर्ज। और मधुबनी जिला में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच ली गई सिपाही भर्ती परीक्षा। 8 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित परीक्षा में 1338 परीक्षार्थी रहे अनुपस्थित। पूर्व मध्य रेल के जीएम ललित चंद्र त्रिवेदी वार्षिक निरीक्षण को लेकर स्पेशल ट्रेन के साथ झंझारपुर पहुंचे। गौरतलब है कि जल्द ही दरभंगा से सहरसा तक की ट्रेनें शुरू हो जाएंगी। पटरी बिछकर पूरी तरह तैयार हो चुका है और अब ट्रेन के परिचालन से एक बार फिर मिथिलांचल सीमांचल से जुड़ जाएगा। झंझारपुर वासियों के लिए शनिवार का दिन खास रहा। यहां की हजारों जनता बड़ी रेल लाइन के आमान परिवर्तन के साथ कई वर्षों से रेल सफर से महरूम रहे हैं। आज यह सपना सच होते देख लोगों में हर्ष का माहौल देखने को मिला। मिथिलांचल व सीमांचल वासी आज 87 साल बाद एक दूसरे को गले लगा रहे थे। इतने साल बाद आज पहली बार पूर्व मध्य रेल के जीएम ललित चंद्र त्रिवेदी सहरसा से स्पेशल निरीक्षण ट्रेन सैलून लेकर झंझारपुर पहुंचे। अपने वार्षिक निरीक्षण को लेकर उनका यह दौरा खास था।
इस मौके पर जीएम त्रिवेदी ने कहा कि वर्ष 1934 में आए विनाशकारी भूकंप में निर्मली सहरसा रेलखंड पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया था, जिसके बाद मिथिलांचल का सीमांचल से संपर्क टूट सा चुका था। झंझारपुर से सहरसा सुपौल जाने के लिए लोगों को 272 किलोमीटर घूमकर जाना पड़ता था। कोशी नदी पर बने महासेतु से ट्रेन के परिचालन होने के बाद मात्र 44 किलोमीटर रह जाएगा। उन्होंने कहा कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 6 जून 2003 को कोशी रेल महासेतु की आधारशिला रखी थी, जिस पर अब रेलवे ट्रैक बनकर तैयार हो चुका है। ट्रेन परिचालन का सपना बहुत जल्द साकार होने वाला है। शनिवार को रेल महाप्रबंधक ललित चंद्र त्रिवेदी स्पेशल ट्रेन से सहरसा, सुपौल, कुपहा, निर्मली, घुघरडीहा और तमुरिया होते हुए दोपहर 4:20 पर झंझारपुर पहुंचे। झंझारपुर पहुंचने पर स्टेशन अधीक्षक मदन किशोर झा, स्टेशन मास्टर हरीश कुमार सिंह, मधुबनी के स्टेशन मास्टर प्रियंका कुमारी, यातायात निरीक्षक सत्यप्रकाश, काटावाल बालेश्वर राय, श्रवण राम, सत्तो राम ने जीएम का मिथिला पेंटिंग से सुशोभित पाग, दुपट्टा व गुलदस्ता देकर सम्मानित किया। वहीं जीएम त्रिवेदी और सहरसा से आई ट्रेन की एक झलक पाने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा, जिसे संभालने में रेल प्रशासन को काफी मशक्कत करनी पड़ी। वहीं इस मौके पर स्थानीय जनप्रतिनिधियों, संगठनों व आम लोगों के द्वारा रेल महाप्रबंधक को झंझारपुर जंक्शन की समस्याओं को लेकर मांग पत्र सौंपा गया। उनसे आग्रह किया गया कि जल्द से जल्द विभिन्न समस्याओं का अपने स्तर से समाधान किया जाए। वहीं रेल महाप्रबंधक ललित चंद्र त्रिवेदी ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि रेल परिचालन के साथ ही मिथिलांचल और सीमांचल की दूरी काफी कम हो जाएगी, जिससे कई मायनों में औद्योगिक क्रांति का आगाज संभव हो पाएगा। उन्होंने कहा कि मई में सीआरएस होगा, इसके ठीक बाद जून के अंतिम सप्ताह तक ट्रेन का परिचालन शुरू हो जाएगा। उन्होंने एक और महत्वपूर्ण बातें साझा करते हुए कहा कि अररिया के पास नैन दलदली एक जगह है जो सिल्लीगुड़ी के नजदीक पड़ता है। इस रूट के परिचालन होने से भारत, नेपाल, म्यांमार और बांग्लादेश तक खाद्य सामग्री के साथ कई कच्ची सामग्रियां आसानी से पहुंच पाएंगी। इतना ही नहीं, इस रेल मार्ग से कई ट्रेनों का परिचालन होने लगेगा, जिससे रेलवे को फायदा होगा ही, आम लोगों को भी आने जाने में सहूलियत होगी। रेल महाप्रबंधक एलसी त्रिवेदी के साथ मंडल रेल प्रबंधक समस्तीपुर अशोक महेश्वरी, पीसीओएम सलिल कुमार झा, पीसीईई बीके सिंह, पीसीएमडी पीके सरदार व रेल मुख्यालय के सभी विभाग प्रमुख अधिकारी मौजूद थे। मुख्यालय में आता है, ये जो बातें होंगी वो कोरोना की जो काबू है, प्रोटोकॉल है, और उसके ऊपर जो हम किस तरह से नियंत्रण कर पाते हैं, जो हमने टीकाकरण किया है वो कब अधिकतर लोगों तक पहुंच जाएगा, और सब कुछ उसके ऊपर। अभी आपने देखा थोड़ा सा कुछ लोगों से ढील हुई तो नागपुर में और औरंगाबाद में और बाकी महाराष्ट्र जून मानसून से पहले ट्रेनों का आवागमन शुरू करेंगे। सर कैसे कैसे सफर होगा, इसमें किस शहर का किस रूट से सफर होगा? ऐसा है कि मैं आपको बता दूं, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण रेल रूट है, और इसमें पूर्वेशगंज के आगे आपको याद होगा कि सुपौल और अररिया के बीच में ही लाइन बन रही है, और अररिया से लाइन गलगली एक जगह है जो सिलीगुड़ी के पास आती है, वो है। एक बार वो भी उस लाइन पर भी निर्माण कार्य चल रहा है, वो पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे द्वारा किया जा रहा है। ये जब पूरा रेलखंड बन जाएगा तो उस पूरे भारत से जो आसाम और बांग्लादेश को जो सामग्री जाती है, आपूर्ति होती है, फूड ग्रेन की, सीमेंट की, अयस्कों की और अन्य सभी वस्तुओं की, उसके लिए ये एक महत्वपूर्ण रूट बन के निकलेगा। आज हम जितनी मात्रा में बांग्लादेश को और पूर्वोत्तर के 7 राज्य हैं और बाकी नेपाल के और भूटान और म्यांमार वगैरह के जो एरिया हैं, उसमें जो खाद्य सामग्री की जितनी मांग है उतना हम लोग सप्लाई नहीं कर पाते, क्योंकि हमारे रेल मार्ग में उतना कैपेसिटी नहीं है। जो निरीक्षण था काफ़ी अपने आप में काफ़ी ऐतिहासिक है जी। आप लोग को विदित है कि 15 जनवरी 1934 को बिहार में एक बहुत बड़ा भूकंप आया था, और उसके बाद जो कोसी अंचल का मिथिला अंचल से
संपर्क था, रेल संपर्क, वो टूट गया था। निर्मली जो कि सुपौल मुख्यालय में आता है, वो निर्मली से सुपौल जाने के लिए एक 272 किलोमीटर का पूरा रेल का रूट तय करना पड़ता था। तब निर्मली का आदमी रेल मार्ग से सुपौल पहुंच सकता था अपने मुख्यालय में। ये कोसी पुल बनने से और उसके बाद का जो निर्माण कार्य हुआ है, उसके बाद अब उसकी जो दूरी है वो 44 किलोमीटर रह गई है। आपको पता होगा कि जो मेन बाधा थी, वो जो थी मुख्य बाधा, वो थी कोसी की नदी के ऊपर पुल बनाने की। उसका 2003 में 6 जून 2003 को तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उसका आधारशिला रखी थी और उसके बाद के वर्षों में 2004 से लेकर 2014 तक कोई ज़्यादा काम की गति आई नहीं। फिर जब हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी आए, उन्होंने सभी जो महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट थे उनका मॉनिटरिंग एक प्रगति के माध्यम से करना शुरू किया। उसमें ये प्रोजेक्ट भी पकड़ में आया और इसमें पूरी गति से काम हो गया और जिसका नतीजा था कि 18 सितंबर 2020 को माननीय प्रधानमंत्री ने, नरेंद्र मोदी जी ने कोसी का जो रेल महासेतु है वो राष्ट्र को समर्पित किया। झंझारपुर से सरफराज सिद्दीकी की रिपोर्ट। जयनगर रेलवे स्टेशन चौक स्थित पुराना नगर पंचायत कार्यालय परिसर में आम नागरिक अभिभावक संघ के बैनर तले एक बैठक हुई, जिसमें स्थानीय अभिभावक, जनप्रतिनिधि समेत कई लोग शामिल हुए। इस बैठक में मुख्यतः कोरोना अवधि के दौरान भी जयनगर के प्राइवेट स्कूल के द्वारा बिना पढ़ाई किए हुए बच्चों की फी डिमांड को लेकर वार्ता की गई। कोरोना काल में जयनगर के कुछ प्राइवेट स्कूल के द्वारा अभिभावकों से स्कूल फीस की मांग को लेकर आज जयनगर रेलवे स्टेशन चौक स्थित पुराना नगर पंचायत कार्यालय परिसर में आम नागरिक अभिभावक संघ के बैनर तले एक बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता संयोजक राम विनोद सिंह ने किया। बैठक में निर्णय लिया गया कि इस मामले को लेकर सोमवार को अभिभावकों के साथ आर्य कुमार पुस्तकालय में एक बैठक कर सभी का राय जाना जाएगा। इस बैठक में दर्जनों की संख्या में सामाजिक व राजनीतिक लोगों के अलावे व्यवसायी संगठनों ने भाग लिया और उसमें हम लोग निर्णय लिए हैं, जो पेरेंट्स का बैठक जो है सोमवार को 3 बजे हम लोग रखे हैं आर्य कुमार पुस्तकालय में और इसीलिए हम लोग यहाँ बैठे हैं। और कोई निर्णय लिया गया? अभी कोई निर्णय है, पर पेरेंट्स से हम लोग पहले बात करेंगे, इसके बाद जो है अगला हम लोगों का आंदोलन चलेगा। क्या नाम हो गया सर आपका? राम विनोद। कोरोना काल में प्राइवेट स्कूलों द्वारा जो शुल्क लेने की दबाव अभिभावकों के ऊपर जो दिया जा रहा है, इसके संबंध में आज बैठक आयोजित की गई है और इस बैठक के माध्यम से सोमवार को एक अभिभावकों की बैठक आयोजित की जाएगी। इस बैठक में जो निर्णय तमाम अभिभावक और सहयोगियों के द्वारा जो लिया जाएगा, उसके मुताबिक आगे की रणनीति चलेगी। नाम बताइए अपना। भूषण सिंह। नागरिक अभिभावक मंच के द्वारा एक आंदोलन चलाया जा रहा है प्राइवेट स्कूलों के खिलाफ, जो कोरोना काल में अभिभावक से अनसारे फीस ले रहे हैं। उसी के लिए हम लोग आज पुराना नगर पंचायत में अभिभावक मंच, नागरिक अभिभावक मंच के द्वारा एक बैठक आयोजित किया गया है और सारे सदस्य और सबसे ज्यादा हम लोग चैम्बर के पदाधिकारी, कैट के पदाधिकारी और मिथिलांचल चैम्बर, सभी आदमी ने हमको इस आंदोलन में समर्थन के पहले हम उनको धन्यवाद देते हैं कि इस आंदोलन में समर्थन करने के लिए। और हम लोगों ने आज एक औपचारिक बैठक अनुमंडल आरक्षी पदाधिकारी के समक्ष हुआ था, जिसमें अनुमंडल आरक्षी पदाधिकारी के समक्ष हम लोग ने अपनी मांगों को रखे और संत जेवियर्स स्कूल के प्रधानाचार्य और उसका डायरेक्टर भी उपस्थित थे। उन्होंने ट्यूशन फीस लेने के लिए एग्री किया कि हम कोचिंग माने ट्यूशन ऑनलाइन पढ़ाई के जिसका हम ट्यूशन फीस लेंगे। लेकिन हम लोगों ने अपनी बात को रखे हैं कि पहला, दूसरा, तीसरा वर्ग के बच्चों तो कोई ऑनलाइन नहीं लिए है, इसलिए यह फीस आप उतना नहीं लीजिए। लेकिन वो कहता नहीं, हम सारे स्टूडेंट से ट्यूशन फीस लेंगे
इसी के लेके एक बैठक हम लोगों ने आर्च कुमार पुस्तकालय में सोमवार को 3 बजे दिन में रखे हैं। सभी पेरेंट्स को बैठाने जा रहे हैं। पेरेंट्स ने ऑनलाइन रिपोर्ट, ऑनलाइन पढ़ाई के जरिए कब से शुरुआत हुआ है, कब से पढ़ाई, किन किन बच्चों को पढ़ाया गया है, सारा डिटेल मांगेंगे और उसके बाद पेरेंट्स की बात को सुनेंगे और उसके बाद आगे की रणनीति को हम लोग रखेंगे। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। रविवार को मधुबनी जिले के 320 परीक्षा केंद्र पर साक्षरता बुनियादी परीक्षा का आयोजन किया गया। यह परीक्षा सभी प्रखंड में प्रखंड स्तर पर प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। मधुबनी जिले में 320 परीक्षा केंद्र पर बुनियादी साक्षरता परीक्षा आयोजित की गई। सभी प्रखंड में प्रखंड स्तर पर प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी की अध्यक्षता में अनुश्रवण दल का भी गठन किया गया था। सभी प्रखंडों में बुनियादी साक्षरता परीक्षा का प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी बीआरपी के आरपी सहित कई अन्य पदाधिकारियों ने निरीक्षण किया। वहीं जिला स्तर पर गठित अनुश्रवण दल में शामिल सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी ने अपने अपने आवंटित अनुमंडल में परीक्षा केंद्र का निरीक्षण किया। मधुबनी के डीपीओ साक्षरता दीपक कुमार ने मध्य विद्यालय महाराजगंज व मध्य विद्यालय सहुआ टोल में बुनियादी साक्षरता परीक्षा का निरीक्षण किया। वहीं माध्यमिक शिक्षा के डीपीओ नवीन ठाकुर ने जयनगर प्रखंड के मध्य विद्यालय बेला जयनगर का निरीक्षण किया। झंझारपुर प्रखंड में मध्य विद्यालय चनौरागंज उत्क्रमित मध्य विद्यालय प्रसाद डूबटूल, फुलपरास प्रखंड में मध्य विद्यालय सीतापट्टी, महिंद्रा मध्य विद्यालय गोरगामा तथा मध्य विद्यालय बावरी का भी अनुसरण किया गया। सभी केंद्रों पर महिलाओं ने पूरे उत्साह व उत्सवी माहौल में बुनियादी साक्षरता परीक्षा में भाग लिया। बुनियादी साक्षरता परीक्षा के लिए 33,580 महिलाओं ने अपना पंजीकरण कराया। अंतिम रिपोर्ट आने तक जिले में 15 से 45 आयु वर्ग के कुल 33,310 महिला बुनियादी साक्षरता परीक्षा में शामिल हुई। परीक्षा के बाद उत्तीर्ण सभी महिलाओं को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया जाएगा। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधुबनी शहर स्थित मिथिला की प्रसिद्ध सांस्कृतिक संस्था वैदेही कला परिषद में मासिक समारोह का आयोजन हुआ। इस दौरान कलाकारों ने एक से बढ़कर एक गीत संगीत की प्रस्तुति दी। मिथिला की प्रसिद्ध सांस्कृतिक संस्था वैदेही कला परिषद के मासिक समारोह में कलाकारों ने विभिन्न शास्त्रीय, उपशास्त्रीय, भजन, गजल के साथ होली के गीतों से संपूर्ण वातावरण को अत्यंत उल्लासमय तथा आनंद से ओतप्रोत कर दिया। कार्यक्रम का प्रारंभ वैभव मिश्रा द्वारा गए राग भैरवी से हुआ। आशुतोष मिश्र ने अपने सोलो तबला वादन से तबला की बारीकियों से दर्शकों का मन मोह लिया। कुमारी भव्या ने भजन मेरे कान्हा को कोई मत देखो और होली गीतों से कार्यक्रम में अपनी प्रस्तुति दी। कुमार नीतीश द्वारा प्रस्तुत मैथिली गीत व पारंपरिक होली गीतों से लोग अति आनंदित हुए। साक्षी मिश्रा ने मैथिली गजल छिटकल इजोरिया और सूफी गीत छाप तिलक सबछीनी गाकर कार्यक्रम में समा बांधा। अभिषेक ठाकुर ने नचारी तथा होली गीत बाबा हरिहर नाथ गाया जो अत्यंत सराहा गया। दिल्ली से आए कलाकार चंदन कुमार ने राग यमन में वायलिन वादन की प्रस्तुति दी, जिसे सुनकर दर्शक झूमने को विवश हो गए। कुमारी संघमित्रा ने राग दरबारी कान्हरा में घर जाने दे छोर मोरी बैया से अपनी प्रस्तुति दी। रामबाबू ने होली गीतों से बिल्कुल ग्रामीण छटा बिखेर दी। भोलानंद झा ने राग में भजन प्रस्तुत किया और उमेश मिश्रा ने होली गाकर अपना योगदान दिया। समारोह में भोलानंद झा, प्रोफेसर गंगानंद झा, उदय जायसवाल, त्रिलोकनाथ झा, परशुराम झा, हरिनाथ ठाकुर, प्रेमनाथ ठाकुर, ललन कुमार समेत कई लोग उपस्थित हुए। तबले पर रविशंकर मिश्रा, आशुतोष मिश्र की संगति सराहनीय रही। संस्था के संरक्षक उमेश मिश्रा ने सभी का स्वागत किया और सचिव जीवच ठाकुर ने धन्यवाद ज्ञापन दिया। दिन न्यूज के लिए सुमित कुमार की रिपोर्ट। विगत 7 जनवरी को जयनगर थाना क्षेत्र के सेलरा गांव के वार्ड 14 निवासी जितेंद्र सिंह की हत्या कर दी गई थी और इस मामले को लेकर मृतक की पत्नी ने स्थानीय थाना में आवेदन दर्ज कराया था, लेकिन इस पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है।
वहीं इस कार्रवाई नहीं होने को देखते हुए मृतक की पत्नी ने महिला विकास मंच से मदद की गुहार लगाई है। जयनगर थाना क्षेत्र के सेलरा गांव के वार्ड नंबर 14 निवासी जितेंद्र सिंह के मृत्यु मामले में मृतक की पत्नी संगीता देवी ने कानून से फरियाद मांगने पर न्याय नहीं मिलने पर न्याय की आस में महिला विकास मंच से न्याय की गुहार लगाई थी। मंच ने पीड़िता को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया और शनिवार को मंच के राष्ट्रीय संरक्षक वीना मानवी, प्रदेश उपाध्यक्ष सरिता राज व वैशाली अध्यक्ष श्वेता शाही ने जयनगर पहुंचकर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी से मिलकर पीड़िता को न्याय दिलाने की मांग करते हुए अविलंब कार्रवाई की मांग की। पीड़िता के द्वारा दिए गए आवेदन पत्र में कहा गया है कि उसके पति जितेंद्र सिंह की हत्या 7 जनवरी को सुनियोजित तरीके से किया गया था। हत्या के बाद आरोपी के द्वारा शव को उसे दिखाए बिना साक्ष्य मिटाने के लिए शव को जला दिया गया और आरोपी के द्वारा उसे धमकी दी गई कि मामले को लेकर अगर वह थाने गई तो उसे अपने जान से हाथ धोना पड़ेगा। पीड़िता ने कहा कि आरोपी के धमकाने के बावजूद प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए वह जयनगर थाने आई, लेकिन पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज नहीं की। अब इसको लेकर पीड़िता ने महिला विकास मंच से न्याय की गुहार लगाई है। परिवार मिलके बिना बॉडी देखे बिना कुछ किए क्रियाक्रम का जो वो होता है हो गया, लेकिन चूंकि ये महिला है, इसके अंदर जो वो आग है कि मेरे पति को मारा गया है। पूरा घर तो मैनेज हो गया, ससुर बूढ़े हैं, भाई चला गया, धमका दिया गया कि नहीं मार देगा ये लोग, तुमको भी मार देगा, वो भी अपना भाग गया। ये कहाँ जाए 2 बच्चों को लेके? केस नहीं हुई थी, केस वगैरह ये फिर आई जब काम क्रिया खत्म हो गया तो जनवरी लास्ट वीक में ये थाने में कंप्लेन लेके आए। 9 तारीख को अच्छा 9 जनवरी को नहीं 9 फरवरी ठीक है 9 फरवरी को ये अपने मायके वालों के साथ और अपने देवर के साथ यहाँ पे कंप्लेन लेने आई, लेकिन थाना ने इनका केस नहीं लिया और वो 9 फरवरी से लेके और आज की डेट हो रही है 13 मार्च। ये प्रताड़ित हो रही है। मामला पहुंचा महिला विकास मंच के पास, दीपशिखा जी के पास, वहां से पहुंचा पटना से मैंने कल डीएसपी से बात किया प्लस आपके थाना प्रभारी से बात किया। नहीं मैडम ऐसा है ही नहीं, वो लेडी ना एक्चुअली अपना मुआवजा मांग रही थी और मुआवजा अच्छा नहीं मिला, इसलिए अब वो एफआईआर करना चाह रही थी। आप एक थाना प्रभारी हैं और आप इस तरह की बातें कह रहे हैं कि मुआवजा मांग रही थी। अरे जब उसने मर्डर किया ही नहीं तो मुआवजा किस बात का दे रहे भैया? तू किस बात का मुआवजा दे रहा है? मैंने कोई क्राइम किया नहीं तो मैं मुआवजा दूंगी क्या? तो ये है कहानी पूरी। अब आप बताइए कि ऐसे में इस प्रताड़ित महिला के साथ क्या होना चाहिए और प्रशासन का क्या रोल होना चाहिए? घटना कब की है मैम? घटना 7 जनवरी की है। उस समय से ये परेशान है और थाना कंप्लेन नहीं ले रहे हैं और बाकी थाना के लोगों का बिहेवियर आप लोगों ने अभी देखा ही। आप सिर्फ ये सोचिए कि जब ये मेरे जैसी महिला हमारी टीम के साथ ये व्यक्ति ऐसा व्यवहार कर रहे हैं तो ऐसी महिलाओं को तो ये लोग कुचल देते होंगे, यहाँ पे एकदम कुचल देते होंगे। इनको डर नहीं है कि इनका कंप्लेन अगर डीजीपी के पास चला गया तो ये सस्पेंड हो जाएंगे। इस मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। राजनगर प्रखंड के सुगौना स्थित सलहेस स्थान के समीप 3 दिवसीय सदगुरु कबीर सद्ज्ञान संत सम्मेलन का आयोजन शुरू हुआ। वहीं इसका उद्घाटन संत रोसरा सरकार ने विधिवत रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। राजनगर प्रखंड अंतर्गत सुगौना स्थान सलहेस स्थान के समीप कबीर आश्रम में 3 दिवसीय सदगुरु कबीर सद्ज्ञान संत सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसका शुभारंभ संत रोसरा सरकार ने विधिवत रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। वहीं कार्यक्रम का मंच संचालन संत परमेश्वर दास ने किया। संत रोसरा सरकार ने कहा कि संत सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य है मानव कल्याण व विश्व शांति के लिए यह संत सम्मेलन किया जाता है। संत की भजन सत्संगों से लोगों को जागरूक करने के लिए इस संत सम्मेलन का आयोजन हुआ है। मानव में परिवर्तन हो, अगर एक शब्द ले लेंगे हमारे अंदर ज्ञान आ जाएगा तो हमारे जीवन का कल्याण हो जाएगा, हमारे जीवन में परिवर्तन हो जाएगा, तभी हम मानव हैं। नहीं तो मानव का शरीर पाने से हम लोग मानव नहीं है। मानव का गुण होना चाहिए, मानव का परिचय होना चाहिए, मानव का विचार होना चाहिए, तभी हम मानव हैं। मंच रोज लगता है, हर संप्रदाय का, हर मजहब का, हर सत्संग में कहा जाता है
जो राग छोड़िए, द्वेष छोड़िए, ईर्ष्या छोड़िए, अहंकार को छोड़िए, हर मंच के द्वारा कहा जाता है। लेकिन आज तक हम लोग में यह परिवर्तन नहीं हुआ जो हम लोग ईर्ष्या द्वेष के छोड़े, राग द्वेष के छोड़े। हम लोग के अंदर इतना भरा हुआ है, सत्संग होने के बावजूद तब हम लोग में विकृतियां भरा हुआ है। अगर सत्संग नहीं होता तो हमारे समाज का क्या दशा होता। आज हमारे समाज में बहुत सारा विकृति हो चुका है, बहुत सारा विकृति हम लोग जीते हैं, तो इससे कल्याण होने वाला नहीं है। अगर सत्संग में बहुत सारी वाणी सुनने को मिलता है, अगर हम एक शब्द ले लेंगे तो हमारे जीवन का कल्याण हो जाएगा। सत्संग में कहा जाता है झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमेशा सत्य बोलना चाहिए, जीभ पर दया करना चाहिए। अगर एक शब्द सत्संग का ले लेंगे तो हमारे जीवन का कल्याण हो जाएगा। लेकिन हमारा पूर्वज से लेकर आज तक सत्संग करते आए, लेकिन हम लोग में परिवर्तन नहीं है। आज जो यह सुगौना ग्राम में राजनगर से सुजीत गुप्ता की रिपोर्ट। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डेन न्यूज। नमस्कार।